तो आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ से। और मैंने इस पे एनसीईआरटी पेज नंबर डाल दिया है, बिकॉज हम ओम्स लॉ अभी तक पढ़ते हैं तो इसकी कमियां भी हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, हम बार बार जब ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लिख रहे थे तो ये लिख रहे थे फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, है ना। इसका ये मतलब है कि जरूर कहीं ना कहीं कोई कमी थी कि भाई ज़्यादातर या कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जो इसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। अब ऐसा क्या है वो देखते हैं। पहली कमी, एट हायर टेम्परेचर्स अगर जब तापमान ज़्यादा हो जाता है तो जो रजिस्टिविटी है इट में इंक्रीज और डिक्रीज। हायर टेम्परेचर्स पे रजिस्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो, डिपेंड करेगा कि वो मेटल है कि सेमीकंडक्टर। ये हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ रहे होंगे। अगर रो चेंज हो गया तो इसका ये मतलब है कि आर विल वेरी एट हायर करंट्स और वोल्टेजेस। पर टेम्परेचर क्या होता है कि आप बहुत देर तक करंट फ्लो करवाते रहो तो वो चीज़ गर्म हो जाती है। आपने मोबाइल चार्जर देखा होगा, आजकल तो बहुत यूज कर ही रहे हैं आप, बार बार चार्ज करना पड़ता है फ़ोन। तो क्या थोड़ी देर बाद चार्जर भी गर्म हो जाता है कि नहीं, कुछ या नहीं होता? होता होगा। तो वो हमें हीटिंग इफेक्ट वहाँ नज़र आ रहा है कि आप मतलब हायर करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे वोल्टेज या हायर वोल्टेज आपने लगाया तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से आर चेंज हो जाता है, यानी कि करंट और वोल्टेज के साथ आर चेंज हो रहा है। तो क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं यहाँ? इसका मतलब ये है कि V ceases to be proportional to I। V जो है वो I के प्रोपोर्शनल रहना बंद कर देगा, यानी कि ओम्स लॉ इज वायलेटेड। अब देखो इसको ग्राफिकली समझाते हैं कैसे। एक बार मैं लेता हूं फॉर सपोज ये V है और ये I है। फॉर मेटल्स, बस मैं एक के लिए बता रहा हूं, मेटल्स के लिए एज द टेम्परेचर इंक्रीज, मेटल्स के लिए क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है रो ऑल्सो इंक्रीजेस। और आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, दिस इंप्लाइज आर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आर जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है। अब देखो ये जो ग्राफ है शुरू में तो चलता है कम करंट पे, तो चलता है स्ट्रेट लाइन। क्या हमने पढ़ा था कि ओम्स लॉ का ग्राफ, ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करने वाली चीजों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। क्यों? कारण वही है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो Y इक्वल टू mx टाइप फॉर्म, ठीक है। लेकिन इसके आगे हायर करंट पे आप गए तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर वगैरह चेंज हो गया, तो जिससे थोड़ा सा अलग जाएगा क्योंकि अब रेजिस्टेंस चेंज हो गया। अब आप ये बताओ, अगर मैंने इधर V लिया है और इधर I लिया है तो इस ग्राफ की स्लोप आपको रेजिस्टेंस देगी या 1 बाई रेजिस्टेंस देगी? इस ग्राफ की स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप आपको रेजिस्टेंस देगी या 1 बाई रेजिस्टेंस? देखते हैं। सपोज ये थीटा लिया आपने, ये कोई भी आपने पॉइंट लिया, यहाँ करंट है I1 और यहाँ वोल्टेज है V1, तो ये तो हो गया V1 और ये हो गया I1, यानी कि जो इसकी स्लोप है tan थीटा वो आपको दे रहा है V1 बाई I1। और V1 बाई I1 R होता है कि नहीं? V बाई I, है ना।
यानी कि अगर आपने इधर वी लिया इधर आई लिया तो स्लोप गिव्स आर। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस बढ़ता चलेगा, रेजिस्टेंस बढ़ता चलेगा तो इट मीन्स ये स्लोप बढ़नी चाहिए। तो ये स्लोप बढ़नी चाहिए तो ये ग्राफ आगे जाके ना यूं डेविएट होने लग जाएगा। समझ आ गया कहाँ पे ओम्स लॉ वायलेट हो रहे हैं? हाँ भाई बताओ, क्लियर है? यस सर। अगर आपने इसी ग्राफ को ऐसे बनाया होता, ये आई और ये वी, तो अब आप फिर दोबारा से कुछ दूरी तक तो ये स्ट्रेट लाइन रहता पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस बार स्लोप क्या देगा आपको? आई बाई वी, 1/r। हाँ, स्लोप गिव्स 1/r। और हायर टेम्परेचर पे आर बढ़ेगा तो 1/r कम होगा, तो स्लोप कम होगी तो ये थोड़ा डाउन आएगा, स्लोप थोड़ी थोड़ी डिक्रीज करती चलेगी यूं। तो आप बताओ डेविएशन फ्रॉम ओम्स लॉ क्लियर हो गया है इस ग्राफ से? यस सर। ठीक है। और एक और बात, ये आगे जाके तो डेविएशन हो रहा है, इस पे और उस पे एक सवाल सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है, जैसे यहां पूछा जाए ये V है ये I है, आपको दो कंडक्टर दे दिए A और B, बताओ रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है? RA और RB को कंपेयर करो। बी की। ये वाला अगर ग्राफ है तो आपको स्लोप रेजिस्टेंस दे रही है, स्लोप रेजिस्टेंस दे रही है तो B की रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि A की रेजिस्टेंस कम है। कोई डाउट नहीं है ना इस सवाल में? तो नो सर। और अगर ऐसा ही क्वेश्चन यहां आ जाए, I इधर है V इधर है, ये A और ये कंडक्टर B दोनों ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अब बताओ रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है? ए की, जिसकी स्लोप कम होगी 1/r उसका ज्यादा होगा, यानी कि RA इज ग्रेटर देन RB। तो ये दो छोटे छोटे सवाल भी इसके साथ हो गए हैं, लेकिन लिमिटेशन क्या है वो मैंने आपको यहाँ बता दी। अब आप अपनी बुक में देखो, क्या ए में खाली इतना लिखा हुआ है? ए में वो पेज नंबर 101 पे V ceases to be proportional to I, मिल गया कि नहीं मिला बताओ? सर मिल गया। सीजन मतलब रुक जाना कि अब आगे प्रोपोर्शनल, और इसका ग्राफ वहां ऊपर दिखा रखा है फिगर 3.5 में। ठीक है, V इधर लिया तो ये यूं मुड़ा। तो मुझे लगता है पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। और ये क्वेश्चंस भी इसमें ऐड अपने कर लेना लास्ट में दोनों। Recording in progress.
हो गया भाई, लिख लिया पहला पार्ट। यस सर, हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी लिमिटेशन पे। देखिए दूसरी लिमिटेशन ये है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें, जैसे मान लो ये कोई भी एक मटेरियल है, ये इसका एंड ए है और ये इसका एंड है बी। जब मैंने कोई बैटरी यूं लगाई, सपोज 0.2 वोल्ट की बैटरी लगाई, बहुत ही हल्की फुल्की बैटरी लगाई 0.2 वोल्ट की, और इसमें करंट जा रहा है ए टू बी, लेट करंट फ्लो हो रहा है 1.5 मिली एम्पियर, ये है। अब मैंने क्या किया, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। अब मैंने इसकी पोलैरिटी, बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी। ये ए है, ये बी है, लेकिन बैटरी यूं लगा दी, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ये वेरिएबल बैटरी है। ऐसे ऐसे एरो लगाने का मतलब है कि वेरिएबल बैटरी है, आप जितनी वोल्ट चाहें उतना दे सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने 0.2 वोल्ट ही दी, तब भी इतना करंट आ गया। उधर पता लग रहा है मैं 2 वोल्ट तक पहुंच गया, और अब जो करंट है सपोज आ रहा है 1 माइक्रो एम्पियर। तो क्या बहुत ज्यादा फर्क है कि नहीं मिली और माइक्रो में? देखो यहाँ कम वोल्टेज लगने पे भी ज्यादा करंट आ रहा है, यहाँ ज्यादा वोल्टेज लगने पे भी कम करंट आ रहा है। सेम डिवाइस है ऊपर, ए बी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बैटरी उल्टी की तो सब कुछ चेंज हो गया। आप ये बताओ, इधर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है या उधर उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? यहाँ कम वोल्टेज पे भी ज्यादा करंट फ्लो कर पा रहे हैं, यहाँ ज्यादा वोल्टेज पे बहुत कम करंट फ्लो आता है। तो बताओ, दूसरे वाले में रेजिस्टेंस ज्यादा है। हाँ, यानी कि यहाँ पे अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो ये है मोर आर, और पहले की बात करें तो दिस इज लेस आर। एक मिनट देखो, एक में आर कम है और एक में आर ज्यादा आ रहा है, इस तरह से है। अब ग्राफिकली अगर देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसा सा ग्राफ बनता है इन चीजों का, ये हम सेमीकंडक्टर्स में जाएंगे तब पढ़ेंगे वहां पे इन चीजों को, कि ये मैंने वोल्टेज ली, ये करंट, मेरा एक साइन कन्वेंशन होगा ग्राफ का। करंट पॉजिटिव में तब लूंगा जब करंट ए टू बी जाए। इसका मतलब अगर बी टू ए जा रहा है तो करंट मुझे कैसा दिखाना होगा, नेगेटिव। वोल्टेज पॉजिटिव में तब ले रहा हूं जब ए की साइड पॉजिटिव है और बी की साइड नेगेटिव है। ये कन्वेंशन समझो, ये सेमीकंडक्टर में काम आएगा लास्ट यूनिट में। और वोल्टेज नेगेटिव में तब दिखाऊंगा जब ए की तरफ नेगेटिव है और बी की तरफ पॉजिटिव है। अब एक बार पहले को चेक कीजिए, फर्स्ट वाला, पहले वाला आप चेक कीजिए, इसमें बताओ वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? फर्स्ट वाले को मैं अगर देखता हूं तो अभी बताओ, पहली साइड जो आपने सर्किट बनाया है, तो ग्राफ बनाने के लिए वो वोल्टेज पॉजिटिव लेनी होगी या वो वोल्टेज नेगेटिव लेनी होगी? ए की तरफ बैटरी का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ए की तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव, और बी की तरफ नेगेटिव। तो अगर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है तो मैं वोल्टेज कैसी दिखा रहा हूं, पॉजिटिव दिखा रहा हूं। करंट कैसे जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, ए टू बी या बी टू ए? ए टू बी। ए टू बी, तो ए टू बी में मैं करंट को भी कैसा मान रहा हूँ, पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव। ये जो ग्राफ है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, हालांकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह का ग्राफ। और हमने कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ली 0.2 वोल्ट,
ये कोई याद नहीं करनी वैल्यूज, उस पर करंट आया 1.5 मिली एम्पियर। वैल्यूज याद नहीं करनी बिल्कुल भी। अब देखो दूसरी साइड आप उसका ग्राफ बनाते हैं, उसका ए पे नेगेटिव बी पे पॉजिटिव, तो वोल्टेज नेगेटिव दिखानी होगी मुझे, पलट गई ना वोल्टेज की डायरेक्शन, ठीक है। और करंट कैसे जा रहा है, बी टू ए, तो करंट भी नेगेटिव, तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ गए, कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ गया, बोलो। सर एक बार ग्राफ दोबारा बताना कैसे बनाया। कौन से वाला, पहले वाला। हाँ मतलब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव देखो क्या। ग्राफ की शेप तो हम यहाँ समझेंगे नहीं, वो तो सेमीकंडक्टर में देखेंगे, यहाँ तो केवल क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, क्वाड्रेंट, ठीक है। वोल्टेज एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव। कब पॉजिटिव दिखानी है वोल्टेज, जब आपने बैटरी इस तरह लगाई है कि ए को हाई पोटेंशियल दिया बी को लो, तो वोल्टेज पॉजिटिव है। और अगर आपने इस तरह बैटरी लगाई कि ए को लो पोटेंशियल दिया बी को हाई, तो वोल्टेज नेगेटिव है। तो इधर देखो ए को हाई, ए की तरफ बैटरी की बड़ी लाइन है, बी की तरफ छोटी लाइन है, तो वोल्टेज कैसे दिखाऊं मैं इसके लिए ग्राफ में, पॉजिटिव। और क्या इसमें पलट दिया ए लो पोटेंशियल बी हाई, तो वोल्टेज की जो भी वैल्यू देंगे वो किधर दिखाएंगे ग्राफ में, नेगेटिव साइड। क्लियर भाई। यहाँ अगर आप यहाँ अगर 1 वोल्ट लगाते हो तो वो पॉइंट यहाँ है, यहाँ 1 वोल्ट लगाते हो तो वो पॉइंट इधर है, ठीक है। फिर करंट की कन्वेंशन, ए टू बी अगर करंट जाता है, ए टू बी, तो मैंने करंट पॉजिटिव मान लिया, तो पहली बार करंट ए टू बी जा रहा है, तो जब वोल्टेज पॉजिटिव थी करंट भी पॉजिटिव। दूसरी बार करंट बी टू ए आ रहा है, तो अगर ए टू बी पॉजिटिव है तो बी टू ए नेगेटिव दिखाना होगा, यानी कि दूसरी बार करंट भी कैसा हो गया आपका, नेगेटिव। तो ये ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में गया बताओ, इसका ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में भाई वोल्टेज भी नेगेटिव करंट भी नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में ये ग्राफ, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में है ना, ठीक है। क्वाड्रेंट डिसाइड करना आ गया कैसे करना है। और ये ग्राफ ऑलमोस्ट इस शेप का रहता है, ऑलमोस्ट इस शेप का। आपने कोई 2 वोल्ट दिया, उस पर करंट बहुत ही कम है, जैसे मैंने कहा 1 माइक्रो एम्पियर, इधर की तरफ 2 वोल्ट, -2 भी आप उसे लिख सकते हो। तो एक चीज ये है कि दोनों साइड का ग्राफ बिल्कुल अलग है, स्ट्रेट लाइन किधर भी नहीं है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ फेल होने के बारे में यूं कहा जाता है कि इन सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स में सच एज सेमीकंडक्टर डायोड्स। मुझे एक बार फिर से एक बात क्लियर कीजिए कि आपको क्वाड्रेंट डिसाइड करने आ गए कि नहीं, कैसे बनेंगे। हाँ भाई बोलो, क्वाड्रेंट में को डाउट है क्या, किस तरह से ग्राफ का क्वाड्रेंट सेलेक्ट किया है, नहीं बोल रहे, ठीक है। इन सम मटेरियल सच एज सेमीकंडक्टर डायोड्स, ये जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन V एंड I, मतलब ये जो आप ग्राफ बना रहे हो, डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी और साइन ऑफ V। पोलैरिटी बोलिए या साइन बोलिए कि V किस तरह का है और किस तरह का नहीं। और आगे चल के हम पढ़ेंगे, कभी हम पढ़ेंगे कि नाम दिए जाते हैं। इस वाले को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड, कि डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग कर रखी है, बायस मतलब वोल्टेज लगाना, और इसको बोलते हैं रिवर्स बायस्ड। अब जब कभी हम सेमीकंडक्टर पे जाएं तो मैं एक बार क्वाड्रेंट फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन आपको याद आ जाना चाहिए कि हमें ये क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड हुआ था। तो चलिए आप ये भी बना लीजिए अपना।
सिर्फ क्या लिखा BIASD? बायस, बायस मतलब वोल्टेज बाहर से लगाना, बायस्ड, BIASD। बायस करना होता है किसी को न्यूट्रल ना रहने देना, अपनी तरफ से उसे प्रेरित करना, ये होता है। कई बार जैसे न्यूज़पेपर में बोल देते हैं कि ये न्यूज़पेपर कांग्रेस बायस्ड है, ये न्यूज़पेपर बीजेपी बायस्ड है, ये न्यूज़ चैनल बीजेपी की तरफ है। समझ गए हो क्या बायसिंग का मतलब? यस सर। तो ये मतलब होता है बायस। हो गया, बना लिया क्या बताओ? बना लिया सर। ठीक है। एक बार बुक में भी बी पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा, आप देखोगे यही सब है। एक नजर उस पर डाल के देख लो, क्या ये डायोड वाला दिखा रखा है क्या उसमें बी में? बस मैंने आपको थोड़े क्वाड्रेंट और अच्छे से समझा दिए हैं कि कैसे ये होते हैं कैसे नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी लिमिटेशन पे, सी पार्ट। हमारी मीटिंग के लास्ट 10 मिनट चल रहे, तो आज का काम यही होगा कि हम लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ अच्छे से पढ़ लें, यहाँ तक हम समझ जाएं, और इसके बाद मैं कोई होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, अगर टाइम बचेगा तो यहीं पे। देखिए तीसरा पार्ट ये कहता है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, फॉर सम मटेरियल्स the relation between V and I is not unique। V और I के बीच का जो रिलेशन है वो यूनिक नहीं है। ग्राफ पे भी हम आएंगे, मटेरियल लेके हम चलते हैं। एक मटेरियल है जिसे बोलते हैं गैलियम आर्सेनाइड, ये तो आप समझ ही जाते हो, ये मैंने क्या लिखा है तो समझ आ ही रहा होगा। गैलियम आर्सेनाइड एक मटेरियल है, यही आपके बुक में एग्जांपल भी दिया होगा यहाँ पे। गैलियम आर्सेनाइड में अगर आप वोल्टेज क्या लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप करंट को देखते हो, तो एक बड़ी खास बात दिखती है, ये वेरिएबल वोल्टेज है और ये करंट आ रहा है। बस मैं पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा हूँ, वो पॉइंट हो चुका है। तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग आप करंट चेंज करते जा रहे हो। तो एक बड़ी अनोखी सी बात इसमें यह थी, शुरू में लगभग ये ग्राफ लीनियर सा स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा नॉन लीनियरिटी की तरफ जाता है। तो ये तो वही हो गया जो हमने कंडक्टर्स का पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट में, बताओ कुछ इस तरह का। लेकिन हो सकता है उसमें तो ना, उससे अलग है, उससे अलग है, क्योंकि इसमें आई की तरफ ये बढ़ने लगा है, वो V की तरफ बढ़ रहा था, आई की तरफ बढ़ने लगा है। लेकिन नॉन लीनियर रीजन से आगे जाके फिर एक और काम होने लगता है कि ये यूं नीचे आ जाता है। मतलब अब देखो क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट क्या होने लग रहा है। हाँ भाई, वोल्टेज बढ़ाने पे, इस रीजन की आप बात करो, इस स्पेशल रीजन की, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो और करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस रीजन में V इंक्रीजेस देन I डिक्रीजेस, इसको बोलते हैं कि R नेगेटिव है। ऐसा नॉर्मल कंडक्टर्स में नहीं होता, लेकिन गैलियम आर्सेनाइड इनमें होता है कि अगर बोला जाए नेगेटिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब, तो आप यूं देखो, क्या इसकी स्लोप नेगेटिव है कि नहीं भाई जी। इधर आई हो चाहे इधर भी हो, चाहे इधर भी हो इधर आई हो, या तो स्लोप R देगी या 1/R देगी, या तो स्लोप की वैल्यू R देगी या 1/R, और अगर वो नेगेटिव है तो R भी नेगेटिव, 1/R भी नेगेटिव, मतलब R नेगेटिव हो गया।
ठीक है। तो दूसरी कमी, ये जो इलाका है इतना, ये आपका लीनियर ही नहीं है, तो ओम्स लॉ वैसे ही फॉलो नहीं हो रहा। दिस इज अ नॉन लीनियर रीजन। अच्छा, तीसरी बात, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट है, कोई भी करंट है जैसे आई नॉट, तो क्या ये फिक्स है इतनी वोल्टेज पे है, या ये दो दो वोल्टेज इस पे मिलने लग रहा है? भाई V1 पे भी करंट कितना मिल रहा है, आई नॉट, और V2 पे भी करंट कितना मिल रहा है, आई नॉट। तो यही तो लिखा है, द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। यूनिक पॉइंट नहीं है कि इस V पे एक ही I होगा, ये यूनिक पॉइंट नहीं है। दो दो V पे भी सेम I होने लग रहा है, नॉन लीनियर रीजन भी आ रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन भी आ रहा है। इस तरह का मटेरियल होता है गैलियम आर्सेनाइड। तो आप ये बताओ क्या ये तीसरा पॉइंट समझ आ गया कि नहीं, थर्ड पॉइंट? यस सर। ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए इसे, बनाइए, फिर देखते हैं जितना भी टाइम बचेगा हम कुछ और भी इसमें देख रहे होंगे। सर ये V पे एरो क्यों लगा रखी है? ये एरो मैंने अभी बताया था। हाँ जी, और कोई बच्चा बताइए इस एरो का क्या मतलब है? वेरिएबल वोल्टेज है, ऐसी वोल्टेज है कि मैं 1 वोल्ट 2 वोल्ट, कोई बटन होगा उससे हम चेंज करते चलेंगे, है ना। हो गया? बना लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा होता है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, अच्छे से याद रखना, और वैसे भी यूज हो सकता है, इवन बोर्ड में भी, सीबीएसई एग्जाम में भी ये चीज पूछ ली जाती है। अब देखो कई बार जैसे एक और चीज, एक दो चार मिनट जितना बचा होगा उसमें मैं एक और चीज स्टार्ट कर रहा हूँ कि हमने पढ़ा था डायमेंशंस चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो आपको मैं एक सवाल देके छोड़ रहा हूँ यहाँ पे कि व्हाट विल बी द चेंज इन resistance of a cylindrical wire made up of perfectly incompressible material. परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल मटेरियल का मतलब होता है कि उसका पॉइजन रेशियो आया होगा कभी +1 इलास्टिसिटी में। यस सर। उसका पॉइजन रेशियो हाफ है। पॉइजन रेशियो परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल का ये मतलब नहीं कि वो कंप्रेस नहीं हो सकता, खींच नहीं सकता, लेकिन अगर आप उसको खींचे या दबाएं तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ये मतलब है। व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ सिलिंड्रिकल वायर इफ its length is stretched to n times। अगर उसकी लेंथ को n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया जाए तो क्या होगा? आप 2 मिनट भाई ये ट्राई कीजिए क्या होना है।
मैंने आंसर लिखा है कि ये कितना हो जाएगा। अगर आपने n टाइम्स लेंथ को खींच दिया तो ये n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। देखो इनिशियल लेंथ थी l, बाद में लेंथ nl होगी, इनिशियल एरिया था a, वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए एरिया कितना हो जाएगा बाद में, खींचोगे तो थिकनेस कम होगी। ये जो ये वो स्पेशल मटेरियल होता है जिसको खींचने दबाने पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और अगर ना दिया हो मटेरियल के बारे में तो वॉल्यूम कांस्टेंट मान के भी हम यही करेंगे। रजिस्टिविटी में हमने पढ़ा था कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चेंज होने पे भी रजिस्टिविटी, खींचने पे भी रजिस्टिविटी क्या रहेगी, रो ही रहेगी। यहां से आप आर इनिशियल लिख लो, आर इनिशियल कितना आएगा, रो एल अपॉन ए। यहां से आप आर फाइनल लिख लो, रो तो रो है, लेंथ होगी एन एल। मैंने डायग्राम नहीं बनाया लेकिन आप समझ गए हो ना, सिलेंडर की लेंथ बढ़ेगी तो थिकनेस कम होगी। अरे बताओ, बोलो, मीटिंग पूरी होने वाली है, आप बोलिए फटाफट। और रोयल भाई ये था, तो ये आपका आया एन स्क्वायर टाइम्स आर इनिशियल। तो ये था, ये इस तरह से होना था, आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम आज की क्लास ऑफ करते हैं। आज मेनली हमने लिमिटेशन सीखा और लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट सीखा, और ये मैं कहूँगा कि रिजल्ट भी आप याद रखें। एक बार नीट के पेपर में तो डायरेक्ट एज इट इज आ चुका है। थैंक यू।